गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे उपभोक्ता की बचत का टॉपिक। देखिए, उपभोक्ता की बचत को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जिसे कहते हैं हम बेशी, अतिरिक्त, इन नामों से। देखो, उपभोक्ता बचत होता क्या है कि संभावित कीमत जो हम लेने के लिए उद्यत हो सकते हैं, अर्थात जो वास्तविक कीमत चुकाई जाती है, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता। देखिए, एक तो होता है कि हम प्राइस देना चाहते हैं और एक्चुअल में उसकी कीमत क्या है, वही हमारा। जैसे सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपये, लेकिन हमें लगता है कि उसकी कीमत 80 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 20 रुपये हमारी क्या कहलाएगी? उपभोक्ता की बचत। देखिए, हर कंज्यूमर को ये लगता है कि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है वो कहीं ना कहीं महंगा है, तो वो ये कोशिश करता है कि हम उसकी कीमतों को कम करा के उस प्रोडक्ट को ले लें। तो एक बार ध्यान रखते हैं, उपभोक्ता की कीमत क्या हुआ? संभावित कीमत जो हम लेने के लिए उद्यत हो सकते हैं और वो वास्तविक कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है, दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? उपभोक्ता की बचत कहलाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? देखिए, इसके उपभोक्ता की बचत का देने का श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर मार्शल को। मार्शल थे जिन्होंने उपभोक्ता की बचत दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि उपभोक्ता की बचत कीमत का वह आधिक्य है जो उपभोक्ता किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा देने को इच्छुक हो, अर्थात वो जब कीमत वास्तव में, अर्थात क्या कह रहा है मार्शल ने कहा कि बचत कीमत का वह आधिक्य, मतलब वो कीमत जो किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा, अगर या तो आप उस वस्तु का उपयोग करेंगे, अर्थात उसको ना देने से उसको इच्छुक व्यक्ति को वह कीमत जो वास्तव में देता है वही क्या कहलाती है? उपभोक्ता की बचत कहलाती है। देखो, इसके एक हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे देखो, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या, आमों की संख्या में बस 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक आम, दो आम, पहले एक आम, आमों से प्राप्त सीमांत अर्थात उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है एक आम से? 30, लेकिन वो वास्तव में उस एक आम की कीमत कितनी चुकाता है? 30 रुपये, तो उसको बचत कितनी हो गई? 70। ऐसे वो दो आम की मानता है कीमत होगी 90 रुपये, लेकिन वो वास्तव में तो कितने चुका रहा है? 30, तो उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी? कम। ऐसे 3 आमों की कीमत है 70 रुपये और वो वास्तव में कितने चुकाता है? 30, तो उसकी उपभोक्ता कितनी हो जाएगी बचत? 40। अब ऐसे 4 यूनिट परचेज करता है तो उपभोक्ता से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है 50, पर वो वास्तव में कितना चुकाता है? 30, तो उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई? 20। ऐसे ही 5 मिनट खरीदता है 30 में और 30 में ही दे देता है, तो उसको कोई बचत नहीं होती। तो देख लीजिए, 340 थे और वास्तव में चुका है 150, तो उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई? 190 रुपये। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला, उपभोक्ता की बचत की, देखो कोई भी अगर हम बात करें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मान्यताएं अवश्य होती है। जैसे आपने डिमांड, सप्लाई, सीमांत उपयोगिता सभी पढ़ी। वो कॉन्सेप्ट तभी लागू होता है जब हम कुछ मान्यताओं अर्थात कुछ एजम्पशंस को लेकर चलते हैं। देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था? उपभोक्ता बचत की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न मान्यताओं का सहारा लिया। उपभोक्ता को द्रव्य के रूप में माना जा सकता है, अर्थात जो यूटिलिटी है उसे हम किस फॉर्मेट में मानते हैं? लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य के रूप में मानते हैं, अर्थात उसे मापा जा सकता है। आई बस में उपयोगिता को हम एक लिक्विड फॉर्म में माप सकते हैं। सेकेंड है, प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र उपभोग इकाई है, अर्थात किसी भी वस्तु का अगर उपयोग किया जा रहा है तो वो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आप एक इंडिविजुअल यूनिट मानेंगे हर प्रोडक्ट को, जैसे हमने आम को एक इंडिविजुअल यूनिट मान के उसका उपयोग किया था। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर, अर्थात MU मार्जिनल यूटिलिटी, द्रव्य की हमेशा कैसी मानेंगे? स्थिर मानेंगे। कोई डाउट? फोर्थ है, बाजार में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में अंतर तथा परिवर्तन एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। अगर हम देखिए, ये बात आप जानते हैं कि अगर बाजार में किसी प्रोडक्ट के प्रति आपकी रुचि है, विशेष रुझान है, तो आप उस प्रोडक्ट की कीमत कुछ भी चुकाने के लिए तैयार या तत्पर होंगे, तो वही चीज़ गलत है। ये वही यही कह रहा है कि जो उपभोक्ता की आय है, इनकम है, ना तो वो घटनी बढ़नी चाहिए, ना उसकी रुचि में परिवर्तन आना चाहिए, ना उसके फैशन, ट्रेंड आदि में बढ़े। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। आई बस में विचाराधीन वस्तु की कोई स्थानापन्न, अगला टॉपिक है विचाराधीन वस्तु की कोई स्थानापन्न नहीं। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिस एक गुड्स के स्थान पे हम दूसरा गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाय और कॉफ़ी।
आपने देखा होगा कि अगर चाय की कीमतें बढ़ जाए, जो पहले चाय का कप 5 में आ रहा था अब 7 या 10 रुपए का मिलने लग जाए और वही कॉफ़ी की कीमत 10 रुपए हो, तो लोग चाय पीने की बजाय किसकी तरफ रुझान चले जाएगा? कॉफ़ी की तरफ। अर्थात जब एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट पार्ट होता है तो उस वस्तु की कीमतों में क्या आ जाता है? परिवर्तन। तो वो यही कह रहा है कि अगर हम उपभोक्ता की आय बचत को देखना चाहते हैं तो हम कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे। आएगा समझ में? अगला, अन्य बातों के समान लेने पर मान्यता इसमें आ जाती है। अन्य बातें जो ऊपर सारी बातें दी गई हैं वो सभी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। आएगा समझ में? ये उपभोक्ता की मान्यता थी। अगर हमें उपभोक्ता की बचत को मापना है कि वो एक्चुअल में कितना चुकाता है और डिज़ायर उसकी कीमत कितनी थी, उसके डिफरेंस को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ मान्यताओं को मानना पड़ेगा। वही क्या कहलाता है? उपभोक्ता की बचत कहलाता है। आएगा समझ में? सेकेंड है उपभोक्ता बचत की उत्पत्ति कारक। देखो, पहला है सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होना। देखिए, सीमांत इकाई से पहले जितनी इकाइयाँ क्रय या उपभोग की जाती है उससे जो अधिक उपयोगिता मिलती है उनके योग से ही उपभोक्ता की बचत जाए। देखिए, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या कहता है? एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको बहुत तेज मैंगो शेक पीने की इच्छा हो रही है, तो आपको जो फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करोगे या क्रय करोगे तो वो आपको यूटिलिटी क्या देगी? बहुत ज़्यादा देगी। लेकिन ऐसे ही आपको दूसरी गिलास पिला दी जाए तो यूटिलिटी क्या होगी? कम। एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, तुरंत वो काम होते जाना चाहिए, अर्थात उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि एक प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी की कंपेयर में जब दूसरी यूटिलिटी मिलती है तो वो गलत होती है। तो ये कह रहा है कि सीमांत इकाई से पहले जितनी इकाइयाँ क्रय या उपभोग की जाती है उनसे जो अधिक उपयोगिता मिलती है उनके योग को ही हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। आई बस उसे हम उपभोक्ता की क्या कहते हैं? बचत। क्योंकि यूटिलिटी क्या होती है? धीरे धीरे गिरती जाती है। सेकेंड है वस्तु का बाजार में एक ही समय में एक ही मूल्य विद्यमान होना। देखिए, उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयाँ तब तक खरीदता है जब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु देने के दिए जाने वाले द्रव्य की सीमांत उपयोगिता से अधिक। अर्थात मार्केट में जो भी प्रोडक्ट पहले मिल रहा था वही उसी समय उसी में मिलना चाहिए। अगर सपोज करोगे कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो आपकी जो आप पहले देते थे उससे तो आपकी बचत क्या हो जाएगी? कम। सपोज करो कोई प्रोडक्ट पहले 100 रुपये का आता था, अब वो 120 रुपये का आ गया और आप पहले 100 के 80 देते थे, अब आप क्या दे रहे हो? 120। तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही बात बोल रहा है कि जो एक ही समय में एक ही मूल्य विद्यमान होना चाहिए। आइए समझ में? थर्ड है बाजार में वस्तु का सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का बाजार मूल्य उस वस्तु की सीमांत इकाई का सीमांत उपयोगिता अर्थात MU किसके बराबर होना चाहिए? सीमांत इकाई के बराबर। अर्थात जितनी भी हम यूटिलिटी यूज कर रहे हैं वो उस यूनिट के बराबर होनी चाहिए जो हम पे कर रहे हैं। आइए समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता की बचत की माप। हम इसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है TU माइनस MU। मार्जिनल यूटिलिटी को L से मतलब यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें और टोटल यूटिलिटी से घटा दें तो हमारी क्या निकल जाएगी? कंज्यूमर सरप्लस निकल जाएगी। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है TU माइनस TS, अर्थात जितनी टोटल यूटिलिटी है उसमें से TS जितना हम सेक्रीफाइस करना चाहते हैं वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। आएगा समझ में? अगला है थर्ड कंज्यूमर सरप्लस एग्रीगेट मार्केट डिमांड प्राइस कि मार्केट में उसकी एग्रीगेट प्राइस कितनी डिमांड चले और एक्चुअली में हम उसकी कितनी सेलिंग प्राइस करते हैं, हम कितना। जैसे करिए एक प्रोडक्ट की एग्रीगेट मार्केट प्राइस है 100 रुपये लेकिन हम उसके एक्चुअल में चुका कितने 80, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? 20 रुपये का। आएगा समझ में? कि मार्केट में उसकी प्राइस क्या और हम एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की प्राइस को कितना चुका रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। मेरे ख्याल से इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे इजी चैप्टर और मोस्ट प्रॉब्लम आने वाला चैप्टर है। अगला है उपभोक्ता की बचत की कल्पनाएं। देखिए, उपभोक्ता की क्या क्या, देखो हम अगर किसी के एडवांटेज की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता ही होता है। तो अब उपभोक्ता की बचत के क्या डिसएडवांटेज है? उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में भिन्नता। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि हमारा समाज कैसा है? अलग अलग आर्थिक वर्ग के लोगों से विद्यमान है। तो हर उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति कैसी होती है? अलग। कोई व्यक्ति 100 रुपये के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी बहुत सोचता है
और कोई 1000 रुपये के प्रोडक्ट को लेने से पहले भी नहीं सोचता। वो ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति कैसी है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। दैट्स वाई रीजन उपभोक्ता की बचत में क्या आती है, कठिनाई आती है। सेकेंड है स्थानापन्न वस्तुओं के कारण कठिनाई। स्थानापन्न वस्तुएं अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक वस्तु का सब्स्टिट्यूट दूसरी वस्तु, मैंने पहले ही बताया था, अगर चाय की जगह लोग कॉफ़ी पीने लग जाए तो चाय की प्राइस में काफ़ी अंतर आ जाएगा, उससे कॉफ़ी की कीमतें क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तुओं के कारण क्या होता है, उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाई आ सकती है। आइए समझ, उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद में अंतर। देखो, हर व्यक्ति की रुचि और पसंद में क्या होता है, अंतर। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद होती है और किसी व्यक्ति को कोई स्पेशल। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, किसी व्यक्ति को काले रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कई लोग काले कपड़ों को पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो वही कह रहा है कि हर उपभोक्ता की रुचि और पसंद में क्या आता है, अंतर आता है। आएगा समझ में। फोर्थ है जीवन रक्षक तथा परंपरागत अनिवार्यों के संबंध में उपभोक्ता। जीवन रक्षक अर्थात ऐसी चीज़ें जो हमारी जान के लिए उपयोगी है। सपोज करो कोई दवाई की कीमत बहुत ज़्यादा हो तो भी हम वहाँ पे बचत की भावना को नहीं सोच सकते, वहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट की वही प्राइस पे करनी होगी जो वो उसकी है। और जीवन की अनिवार्यता है। देखिए, एक आपको कॉन्सेप्ट ये पता होगा कि ह्यूमन बीइंग की 3 आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो उसकी क्या कहलाती है, परंपरागत अनिवार्यता है। तो वो क्या कहलाएगी, उपभोक्ता की बचत। अर्थात वो उनको देने के लिए कभी भी तत्पर हो सकता है। आई बस में फिफ्थ पॉइंट है प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत। देखिए, अगर कोई वस्तु एक प्रतिष्ठावादक है अर्थात किसी प्रेस्टीज गुड से रिलेटेड करती है, तो ऑब्वियसली बात है उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वहाँ हम बचत की भावना को ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि वो गुड्स क्या होती है, एक सिंबल स्टेटस को शो करती है। तो वहाँ पे हम बचत की भावना को नहीं कर सकते। इसको एक बेस्ट एग्जांपल रख सकते हैं, ब्रांड के कपड़ों को लेना है, ब्रांड की चीज़ों को खरीदना। तो वहाँ पे हम उन प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि हमें क्या करता है, अपने सिंबल जोड़ना होता है, प्रेस्टीज, कि वो प्रोडक्ट इतने का है। ऐसा समझ में। उपभोक्ता की बचत का चैप्टर बहुत शॉर्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ वापस से। उपभोक्ता की बचत वो होती है जो संभावित कीमत हम देने के लिए तैयार हैं और जो एक्चुअल में हम चुकाते हैं, उन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत ना आई हो। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग वापस कॉलेज में आके कंसिडर कर सकते हैं, मैं आपको वापस समझा दूँगी, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।